आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत हमारी कक्षा में। और जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि राजऋषि भर्तृ मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के पाठ्यक्रम के आधार पर बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर के लिए हिंदी साहित्य की ये कक्षाएं चल रही हैं। और इन कक्षाओं में हम पूर्व में कुछ रचनाओं पर बात कर चुके हैं। ये जो अ, पेपर है, ये कहानी और उपन्यास का पेपर है। इसमें कई कहानियों की हम बात कर चुके हैं पूर्व में। और अब उसी क्रम में आज हमारे सामने है एक कहानी। और इस कहानी का नाम है पर्दा। और ये कहानी है यशपाल की। यशपाल के बारे में एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि यशपाल एक मार्क्सवादी कथाकार है। मार्क्सवादी कथाकार। आ, आप कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद की जो आखिरी कहानियां हैं, अंतिम कहानियां हैं, या उनके अंतिम जो उपन्यास हैं, चाहे वो गोदान हो या कहानियों में अगर हम बात करें तो उनकी कहानियों में हमने बात की पूस की रात की। इसी तरह से ठाकुर का कुआं, कफन, कुछ कहानियां इनकी हैं मुंशी प्रेमचंद जी की, जो कि यथार्थवादी कहानियां हैं। तो जो मार्क्सवादी कथाकार होते हैं, या जो कम्युनिज्म में अपना विश्वास रखते हैं, या साम्यवाद को में अपना विश्वास रखते हैं, या यूं कहें कि समाज में आर्थिक रूप से समानता लाने का प्रयास अपने कथाओं साहित्य के माध्यम से करते हैं, ऐसे कथाकारों को, ऐसे साहित्यकारों को मार्क्सवादी साहित्यकार या कथाकार कहा जाता है। जो ये मार्क्सवाद है साहित्य में, इनका उद्देश्य एक ही होता है कि समाज में किसी तरह से आर्थिक समानता लाई जाए। अ, एक पक्ष दूसरे पक्ष का शोषण न करे, किसी का किसी की मजदूरी या किसी के श्रम के आधार पर उसका शोषण न हो। तो शोषण के खिलाफ लिखते हैं, पूंजीवाद के विरोध में लिखते हैं। और जिस प्रकार से समाज में वर्ग वैषम्य और आर्थिक विषमता की स्थितियां बनती हैं, उनके उसको मिटाने के लिए आप साहित्य लिखते हैं। तो यशपाल ऐसे ही एक साहित्यकार हैं। यशपाल की जो पृष्ठभूमि है वो रही है क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी हुई। तो इनके बारे में जब आप थोड़ा सा साहित्य में इनके इतिहास को जानेंगे यशपाल के, तो आप ये पता लगा पाएंगे कि ये चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के साथ मिलकर के क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त रहा करते थे। और उस तरह से भारत को आजाद कराने के लिए इन्होंने संघर्ष भी किया। जेल भी गए, और जेल से छूटने के बाद फिर ये साहित्य लिखने लगे। और साहित्य में भी इन्होंने उसी तरह का साहित्य लिखा जो समाज की सच्चाई को सामने लाता है। आदर्शवादी किस्म का साहित्य इन्होंने नहीं लिखा। इनका विश्वास नहीं है कि किसी के दिल में कोई दया पैदा हो जाएगी, करुणा पैदा हो जाएगी, या किसी का हृदय परिवर्तन कर दिया जाएगा। ऐसा विश्वास इनमें नहीं है। ये समाज में जो सच्ची समस्याएं हैं, ठीक है, सच्ची घटनाएं तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो वास्तविक समस्याएं हैं, उनको केंद्र में रख करके कहानियां और उपन्यास लिखा करते हैं। तो इनके उपन्यासों में अगर हम बात करें तो दिव्या और झूठा सच इनका बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। और कहानियों में फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान, वो दुनिया, ये इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। एक कहानी पर्दा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज पर्दा की बात कर रहे हैं। पर्दा कहानी में है क्या? देखिए, ये मार्क्सवादी कथाकार थे और इनकी प्रगतिवादी कहानियां कहने का मतलब भी आप वही समझिए, समाजवाद, प्रगतिवाद, साम्यवाद, मार्क्सवाद एक ही बात है। उपन्यासों में इन्होंने समाज की समस्याओं का यथार्थ चित्रण किया है। तो ये यथार्थवादी कहानी है, आदर्शवादी कहानी नहीं है। पर्दा कहानी में लेखक ने समाज में झूठी शानो शौकत बनाए रखने वाले निम्न मध्यम वर्ग की मानसिकता को उजागर किया है। एक ऐसा वर्ग हमारे समाज में है जिसके पास आर्थिक समृद्धि तो नहीं है, वो आ, आर्थिक रूप से बड़ा पिछड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आप देखते हैं कि कई कई लोग अपनी झूठी शान के कारण कर्ज लेते हैं, है ना। और हम अपने समाज में देख लेते हैं, बड़ा फोन उनके पास होगा, उनके पास गाड़ी भी मिल जाएगी, उनके पास एनफील्ड टाइप की मोटरसाइकिल भी मिल जाएगी। और समाज में वो इस तरह से दिखाते हैं कि वो बहुत संपन्न वर्ग के हैं, लेकिन असल में वो सारी संपन्नता कर्ज दे करके खरीदी गई होती है, कर्ज लेकर के खरीदी गई होती है। तो कई बार हमारे समाज में ऐसे लोग भी दिखाई पड़ते हैं जो झूठी शान शौकत का दिखावा करते हैं। तो ऐसे लोगों की मानसिकता को उजागर किया गया है। लेखक का मानना यही है कि जो जैसा है उसे वैसा ही रहना चाहिए। उसे दिखावे के चक्कर में पड़ करके अपनी जो जो कमजोरी है या अपनी गरीबी है उसको छुपाने का
प्रयास नहीं करना चाहिए, उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए, इसके अतिरिक्त कहानी में दूषित शिक्षा प्रणाली की बात हुई है, एक जगह छोटी सी बात आई है, ऋणग्रस्तता की बात आई है, कर्जा देने और लेने में किस तरह की समस्याएं आती हैं वो भी बताई गई है। मुस्लिम समाज में बच्चों की जो अधिकता की समस्या है, या यूं कहें कि परिवार नियोजन को उस तरीके से नहीं अपनाने की बात है, तो उसकी भी समस्या यहाँ पर दिखाई पड़ती है। और महिलाओं के प्रति समाज में जो संकीर्ण दृष्टिकोण है कि घर जो महिलाएं हैं वो घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, महिलाएं जो है अगर घर से बाहर निकल जाएंगी तो घर की इज्जत नीलाम हो जाएगी, इस तरह की जो समस्याएं हैं इनके प्रति भी इस कहानी में प्रकाश डाला गया है। चलिए, तो कहानी क्या है, कहानी का सारांश क्या है, संक्षेप में हम जान लेते हैं। हमारे साथ विद्यार्थी संजना है, संजना से जान लेते हैं कि कहानी क्या है, कहानी का कथानक क्या है। जी, संजना। सर इसमें जो मुख्य पद है सर इसमें जो मुख्य पद है वह चौधरी पीर बख्श का है। पद नहीं, वो पात्र अपने है, ठीक है। जो हाँ ठीक है, मुख्य पात्र है चौधरी पीर बख्श, ठीक है, चौ, आगे बताएं। चौधरी पीर बख्श के जो पिता और दादा होते हैं उनका ओहदा अच्छा खासा होता है और उनकी नौकरी अच्छी होती है, तो उस ओहदे और इज्जत को बचाने के लिए वो तेल की मिल में एक मुंशीगिरी का काम करते हैं जिसमें उन्हें 15 रुपए मिलते हैं। हम्म। और 15 साल के बाद उनके वह रुपए बढ़कर 18 रुपए हो हाँ, जाते बारह हैं। 12 रुपए मिलते हैं, बाद इस में 18 रुपए हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो अपने घर का खर्चा भी अच्छे से उनसे नहीं चला पाते हैं। और फिर उनके किवाड़ भी टूट जाते हैं, इसलिए वो टाट नहीं खरीदने के कारण घर पे पर्दा टांग देते हैं। फिर वो दरी पर्दा गिर दरी का जाता पर्दा है, टांग फिर देते उसके हैं। बाद नहीं सर, पहले पर्दा टांगते हैं, फिर वो पर्दा गिर जाता है, तो वो हम्म। उसके बाद में वो अपनी पुश्तैनी दरी टांग देते हैं। बिल्कुल सही फिर वो बात। उसके बाद में खान खान साहब से वो उधार लेके आते हैं, उनको हम्म। जरूरत पड़ती है, तो वो उधार नहीं चुका पाने के कारण खान घर पे वो कर्ज मांगने के लिए आता है, तो वो अपने घर वालों से कह देता है कि चौधरी घर पे नहीं है। हम्म। एक दिन खान सुबह सुबह आ जाता है और उनके जो पर्दा है उसको जोर से झटका देता है, पर्दा नीचे गिर जाता है। यह हम्म। देखकर चौधरी बेहोश हो जाता है। और जो खान है वो उनके घर की स्त्रियों की स्थिति देखकर उनके घर के तरफ थूक कर चला जाता है। और जो हम्म। उनके आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए थे वो भी उस स्थिति को देखकर इधर उधर हो जाते हैं। हम्म। और फिर चौधरी जब होश में आता है तो उस पर्दे को फिर से टांगने की नहीं करता। हम्म। चलिए, बिल्कुल सर कहानी बस यही है। यही है। कहानी यही है, और देखिए कोई समाधान नहीं है ना। इस कहानी में भी, जैसे पूस की रात कहानी में भी कोई समस्या का समाधान नहीं दिया गया, केवल समस्या बताई गई है। इसी तरह से इस कहानी में भी कोई आदर्शवादी समाधान नहीं सुझाया गया। ऐसा भी हो सकता था कि पंजाबी खान जो है वो उसे कह देता कि भाई तेरी तो हालत खराब है, वो उसे गले लगा लेता और कह देता कि भाई 10 रुपए और ले ले, लेकिन तेरा सम्मान जो है इसको थोड़ा सा बचा ले, या तुम्हारे जो घर की स्थिति है उसको ठीक कर ले। लेकिन ऐसा भी नहीं होता। तो ये कहानी यथार्थवादी कहानी है, आदर्शवादी कहानी नहीं है। चलिए, हम बात करते हैं कथानक, जो कि पहला बिंदु होता है किसी भी कहानी की तात्विक समीक्षा करते हुए। तो कहानी का आरंभ जो होता है उसमें आप देखिए कि बहुत कम से कम एक डेढ़ पृष्ठ में तो ये बताया गया है कि चौधरी पीर बख्श कहाँ से निकला है, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। जैसा संजना ने भी बताया कि पहले उसके दादाजी के बारे में बताया जाता है, फिर उसके पिताजी के बारे में बताया जाता है। तो इस तरह से ये बताया जाता है कि वो एक संपन्न परिवार से संबंधित था, लेकिन बच्चे ज्यादा हुए, बच्चों के बच्चे ज्यादा हुए, और इस तरह से धीरे धीरे जो परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी वो बिगड़ती चली गई। लेकिन जो चौधरी पीर बख्श है उसके दिमाग में आज भी एक बात है कि मैं, मेरा जो खानदान है वो बड़ा पहुंचा हुआ खानदान है, एक संपन्न समृद्ध खानदान से मेरा संबंध है। वो हर समय अपने इस संपन्न परिवार की जो पुरखों की जो एक परंपरा है, खानदानी जो परंपरा है उसको निभाने की कोशिश करता रहता है। और यही कारण है कि जिस तरह उनके पूर्व के भवन में, जिसे वो हवेली कहा करते थे, एक बड़ा भवन था जहां से वो निकल करके एक छोटे, और ऐसा शब्द आया है, कमीन लोगों की बस्ती में आकर के रहने लगता है, जहाँ धोबी है, जहाँ जूते सीलने वाले मोची हैं, और जहाँ रंग लगाने वाले रंगरेज रहते हैं, और जहाँ मक्खियाँ और नाली में मच्छरों के बादल उमड़ते रहते हैं, और पानी जो है वो भर करके आना पड़ता है कमेटी के नल से। तो ऐसी एक
दुर्गंधपूर्ण वातावरण में पहुंचकर भी वह उस संपन्न परिवार से उसने जो सीखा था कि अपनी इज्जत को बचाए रखने के लिए जिस तरह से उसके घर के बाहर जो ड्योढ़ी थी, ड्योढ़ी का मतलब होता है दहलीज, उस दहलीज के ऊपर पर्दा बना रहता था, लगा रहता था, टंगा रहता था। तो उसको उस पर्दे की जो परंपरा है उसको वो निर्वाह करता चलता है। एक तरह से वो अपना जो शान शौकत है, जो दिखावा है, उसको अ, उसकी जो सर एक आपकी मानसिकता आवाज है। कट के आ रही है। कोई बात नहीं, आपका नेटवर्क कमजोर हो आप सकता है। कोई बात नहीं, नहीं, आपका आवाज नेटवर्क ठीक आ कमजोर रही हो सर। सकता है। हाँ सब, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्ड अच्छे से हो जाएगा, उसको आप सुन लीजिएगा अगर आपके नेटवर्क में कोई गड़बड़ है तो इस तरह से वो अपने जो समृद्ध परिवार और उसकी खानदान और उसकी शान और शौकत और उसकी इज्जत और उसकी मान मर्यादा को बनाए रखने के लिए वो पर्दा लगाता है, और जब पर्दा नहीं लगा पाता है तो वो जो पुश्तैनी दरियां हैं उनको भी टांगता है, और आप देखते हैं कि धीरे धीरे उसका जो दरवाजे हैं वो भी उखड़ जाते हैं। वो दरवाजों को वहां केवल इस तरह से लगा देता है कि कोई व्यक्ति रात में अंदर न प्रवेश कर जाए, बस। और आप देखें कि उस झूठी शान शौकत को बचाए रखने के लिए वो कितना संघर्ष करता है, लेकिन उसके बाद भी अंत में उसकी जो मान मर्यादा है वो समाप्त हो जाती है। तो एक तरह से ये संदेश दिया गया है कि अगर आपकी मान मर्यादा झूठी है, अगर वो सही धरातल पर नहीं है, उसकी नींव अच्छी नहीं है, तो वह मकान कभी ना कभी गिर ही जाएगा। ठीक है, उस झूठी शान शौकत को बचाया नहीं जा सकता किराए के या उधार के पैसे लेकर के। चलिए आगे देखते हैं, अगले भाग में पीर बख्श की आर्थिक हालात के निरंतर बिगड़ते चले जाने की बात आती है। ठीक है, एक छोटी सी नौकरी करता है, नौकरी भी वो ऐसी ढूंढता है कि मजदूरी नहीं करनी पड़े, दस्तकारी नहीं करनी पड़े, हाथ का काम नहीं करना पड़े, कोई ऐसा काम न करना पड़ जाए जिसमें लोग उसे नीची नजरों से देखें। तो ये काम के प्रति भी उसके मन में बड़ा एक गलत दृष्टिकोण है। वो काम को नीची दृष्टि से देखता है, कुछ कामों को, मतलब हाथ के काम को, इसीलिए उसे पेन और कलम चलाने का जो काम है वही श्रेष्ठ लगता है, चाहे उसमें कम पैसे मिल रहे हैं। वो कम पैसे का एक मुंशीगिरी का काम देख लेता है, और उसमें केवल उसको 12 रुपए मिलते हैं, और वो भी शुरुआत में ठीक ठाक थे, लेकिन परिवार जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो 12 रुपए बहुत कम हो जाते हैं। 5 साल होते हैं और वो 12 से 18 होते हैं, लेकिन वो भी 18 रुपए उसके महीना खत्म होते होते समाप्त हो जाते हैं। और यहाँ तक कि उसके खुद के कपड़ों में भी पैबंद लग जाते हैं, जो दरी उसने टाँक रखी है उसमें भी पैबंद लग जाते हैं, है ना? तो किसी भी और घर के जो बर्तन हैं एक एक करके बिकते चले जाते हैं, महिलाओं के वस्त्र भी उतरते चले जाते हैं, और चिथड़े पहनने की नौबत आ जाती है। लेकिन वह परिवार के सम्मान को बचाने के लिए किसी प्रकार से वह मेहनत मजदूरी का रास्ता नहीं अपनाता है, जबकि ऐसा होना चाहिए था कि जब वो देखता कि मेरे परिवार में कमी है, आर्थिक रूप से विपन्नता है, तो उसे हो सकता है कि अपनी बेटियों को पढ़ाता, उन्हें किसी काम के लिए भेजता, या घर में ला करके उनको कोई हाथ का काम सिखा देता, या कोई सिलाई का काम सिखा देता, या कोई दस्तकारी का काम सिखा देता, जिसे वो घर में बैठकर भी कर सकती थी, कहीं बाजार में जा करके कुछ कर सकती थी। वो यहाँ तक कि नल का पानी भी खुद भर के आता था कि मेरी बेटियों को, मेरे परिवार की स्त्रियों को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े। ठीक है, ताकि उनको कोई देखे नहीं, वो ढकी रहे। तो इस तरह से हम देखें कि एक समाज में एक तबका ऐसा है जो स्त्रियों के प्रति एक बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण रखता है, उसको भी इसमें उजागर करने का प्रयास किया गया है। तो सफेद सफेद पोश रहते हुए अपने पारिवारिक सम्मान को बचाने का प्रयास करते हुए दिखाया गया है। और पीर बख्श द्वारा कर्जा लेने की जो समस्या है, वो पहले कर्जे की समस्या से आप पूर्व में भी परिचित हो चुके हैं। दो चीजों में, एक बार हमने बात की थी, अमृतलाल नागर को शरद चंद्र ने कहा था कि कर्जा कभी मत लेना, और पूस की रात की जो समस्या थी वो भी कर्जे की समस्या थी, और अब पर्दा कहानी में भी कर्जे की समस्या को सामने रखा गया है। तो इसका मतलब है कि कर्ज लेने की जो समस्या है ये वास्तव में एक बहुत जटिल समस्या है समाज की। जब नहीं चुका पाता है कोई व्यक्ति तो उसे कई बार बहुत गलत निर्णय लेने पड़ते हैं। तो पीर बख्श की मतलब आत्मग्लानि का दृश्य भी अंत में आता है, जहां वो उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है कि चाहे मेरा गला ही काट लो, लेकिन अब पैसे तो मेरे पास है नहीं, मेरी चमड़ी चाहे खींच लो, मेरी खाल चाहे खींच लो। तो इस तरह की एक समस्या भी जब कर्ज कोई व्यक्ति ले लेता है तो उसके सामने आती है। यहाँ पंजाबी खान एक व्यक्तित्व है जो पीर बख्श को गालियां देता है। ठीक है, और पर्दा खींच लेता है, और जब अर्धनग्न स्त्रियों की दयनीय दशा को देखता है तो उसके बाद ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो एक तरह से जो झूठी शान और शौकत का पर्दा था वह गिर जाता है अंत में। ठीक है, तो पर्दा किसका प्रतीक है, आपसे यूं भी पूछा जा सकता है। तो पर्दा जो है वो झूठी शान और शौकत का प्रतीक था चौधरी पीर बख्श के लिए। उसी शान और शौकत को बचाए रखने के लिए वो पर्दा टांगता है।
और अंत में वह गिर जाता है। यानी कि झूठी अगर आपकी शान और शौकत है तो कभी ना कभी वह समाज के सामने आ ही जाती है। ठीक है, आपने बहुत बड़ा लोन लिया, आपने कारें ले ली, आपने लोन लिया, आपने मकान बनवा लिया, आपने लोन लिया, आपने मोटरसाइकिलें ले ली, ठीक है, आपने दुनिया भर में दिखावा किया, लेकिन आपकी आय उतनी नहीं बढ़ी। तो अब आय नहीं बढ़ेगी तो आप उनकी किस्तें कैसे चुकाएंगे? और जब किस्तें नहीं चुका पाए तो हो सकता है कि आपकी मोटरसाइकिल की नीलामी कर दी गई, या बैंक आपकी जो कार है उसको उस पर कब्जा कर लिया, आपके घर पर, आपकी जमीन जायदाद पर कब्जा हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम झूठी शान शौकत बनाए रखने के लिए उस तरह का आय के स्रोतों को बढ़ाने में हमारा जब ध्यान नहीं होता है, तो इस तरह की समस्याएं हमारे सामने आती हैं। ये कहानी है। और इसमें जो पात्र और चरित्र चित्रण की बात करते हैं तो मुख्य रूप से एक ही पात्र है। हालांकि इसमें पंजाबी खान का चरित्र भी है, लेकिन पंजाबी खान का चरित्र तो केवल पीर बख्श की समस्याओं को बढ़ाकर दिखाने के लिए अ, उसको उतना ज्यादा आक्रामक बनाया गया है पंजाबी खान को। पंजाबी खान अगर आक्रामक ना होता तो पीर बख्श जो है वो उतना दयनीय स्थिति में नहीं दिखाई पड़ता। ठीक है, अगर रावण जो है वो बहुत बड़ा उसका किरदार नहीं होता, उसके 10 सिर नहीं होते, वो इतना भयावह नहीं होता, इतना बड़ा नहीं होता, इतनी मायावी शक्तियों से भरा हुआ नहीं होता, तो राम का चरित्र भी बहुत छोटा रह जाता। इसीलिए जब कहानी जब लिखी जाती है तो उसमें जो किरदार होते हैं वो वास्तव में ऐसे दिखाए जाते हैं जिससे वो अंतर्द्वंद जो है कहानीकार का वह स्पष्ट रूप से दिखाया जा सके। ठीक है, तो पात्र और चरित्र चित्रण में हम पीर बख्श के चरित्र को ही सबसे पहले रखते हैं। मुख्य पात्र यही है। पंजाबी खान का चरित्र उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो है लेकिन मतलब यूं बताने के लिए नहीं है, परीक्षाओं में इस तरह से पूछे जाने के संबंध में नहीं है। पीर बख्श की है, असल में समस्या को पीर बख्श के माध्यम से उजागर उजागर किया गया है। तो आप देखें कि पीर बख्श जो है बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, तो पीर बख्श अगर ज्यादा पढ़ गया होता, थोड़ा अच्छा पढ़ा लिखा होता, तो उसे हो सकता है कि कोई और अच्छा काम मिलता जिससे वह अपने परिवार की आय में वृद्धि कर पाता। ठीक है, पहली बात, वह कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है। दूसरी बात कि उसमें मजदूरी और दस्तकारी के काम के प्रति उसकी जो दृष्टि है वो बहुत संकीर्ण है। वो चाहता है कि कोई सफेद पोश कार्य से जुड़ा जाए। सफेद पोश को कहते हैं अंग्रेजी में व्हाइट कॉलर कॉलर वर्क। व्हाइट कॉलर वर्क मतलब ऐसा काम जिससे कॉलर काली ना हो। ठीक है, कॉलर, ये शर्ट की जो कॉलर है वो काली ना पड़ जाए, तो इसी कार्य को कहते हैं सफेद पोश कार्य। तो वो चाहता है कि कोई ऐसा कार्य मिले जिससे कॉलर काली नहीं हो। ठीक है, तो यही कारण है कि उसको बहुत कम पैसा मिलता है और एक बड़े परिवार को पालन करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर वो मजदूरी भी कर सकता होता तो वो घर आने के बाद कुछ काम कर सकता था, दस्तकारी का काम कर सकता था, लिफाफे बना लेता, डब्बे बना लेता मिठाइयों के घर में बैठ करके। लेकिन ये काम उसे ठीक नहीं लगे और इस तरह से वो मजदूरी और दस्तकारी के प्रति उसका रवैया जो है वो नकारात्मक था। इसीलिए उसकी जो आय जो थी वो बढ़ नहीं पाई और उसकी आर्थिक जो समस्या है वो बढ़ती चली गई। सफेदपोश खानदान की झूठी शान शौकत को बचाए रखने की एक रूढ़िग्रस्तता भी है। एक परंपरा के नाम पर झूठा दिखावा करते रहने की उसकी जो मानसिकता है उसे भी यहाँ पर उभारा गया है। एक झूठी पर एक विकृत मानसिकता है ये, एक गलत परंपरा को ढोते चले जाना। ठीक है, परंपराएं अगर अच्छी हैं तो उनको पालन कर लेना चाहिए। अगर अगर वो परंपराएं किसी प्रकार से मनुष्य को हानि पहुंचाती हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए। ठीक है ना? तो जैसे अब एक परंपरा है दहेज की। कल ही मैं एक फिल्म देख रहा था, आप देखिएगा। 1.5 बीघा जमीन, 1.5 बीघा जमीन। ठीक है, तो एक फिल्म है, छोटी सी फिल्म है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या को हमारे सामने रखती है, वो है दहेज की समस्या। कि दहेज देने के लिए, अपनी बहन की शादी में दहेज देने के लिए 45 लाख रुपए का दहेज जुटाने के लिए वो जमीन बेचना चाहता है। जमीन पर किसी और ने कब्जा कर लिया है, वह उनसे संघर्ष करता है और अंत में मारा जाता है। तो आप देखें कि दहेज की जो समस्या है वो भी बड़ी समस्या है, लेकिन आप परंपरा के नाम पर ये कह सकते हैं कि साहब हमारी तो परंपरा है। ऐसे ही एक मृत्यु भोज की समस्या है, वह भी परंपरा के नाम पर आज तक पालन किया जा रहा है उसका। बाल विवाह की समस्या है, हमारे हमारे में तो परंपरा है। तो ये जो परंपराओं के नाम पर कुछ गलत परंपराएं हमारे जीवन में चल रही हैं, समाज में चल रही हैं, उनको हटाने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उन गलत परंपराओं को लाद लाद कर आगे बढ़ाने की रूढ़ी का पालन हमें नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ही वो कर रहे हैं पीर बख्श। वह देखिए महिलाओं को घर में कैद करते हैं। ठीक है,
इसमें कहा गया है कि 4 साल 5 साल तक वो बाहर भेजते हैं अपनी बच्चियों को, और उसके बाद वो घर से बाहर निकलने पर पाबंदी उनके लग जाती है। तो आप सोचिए कि पूरी उम्र महिलाएं न तो पढ़ने के लिए बाहर निकलती हैं, न घर के काम करने के लिए बाहर निकलती हैं, तो आप समझिए कि उनके भीतर आत्मविश्वास आएगा ही नहीं। उनके जीवन में वो किसी प्रकार से अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को समृद्ध करने में काबिल होंगी ही नहीं। तो आज भी बहुत सारे लोग ऐसा हम देखते हैं कि लड़की कॉलेज जाकर क्या करेगी, कॉलेज में जाएगी तो बिगड़ जाएगी, कॉलेज का माहौल अच्छा नहीं होता है, और अपने जो और गांव में अगर कॉलेज है तो भर्ती करा देंगे, स्कूल अगर गांव में है तो वहाँ एडमिशन करा देंगे, बाहर नहीं भेजेंगे लड़कियों को, है ना। तो इस तरह की समस्याएं भी आपको अपने समाज में देखने को मिलती हैं, और आज से ये लगभग 1930 से 35 के आसपास की ये कहानी है मेरे ख्याल से, मतलब आज़ादी के आसपास की कहानी है। तो आज भी हमारे देश में जब 80 85 साल हमारे देश की आज़ादी को हो गए हैं, तो आज भी बहुत सारे लोगों में आप महिलाओं के प्रति वही दृष्टिकोण देख पाते हैं। ऐसा ही दृष्टिकोण पीर पक्ष के दिमाग में भी है। बच्चों के जन्म को ईश्वर की बरकत समझने का जो अंधविश्वास है, उसकी वजह से जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। ठीक है। और मान लीजिए एक एक सामान्य परिवार है जिसमें बहुत सीमित संसाधन है आय के, तो अगर उसमें एक ही बच्चा है तो वह पूरी संपत्ति उसको मिल जाती है, और इस तरह से कोई बहुत अतिरिक्त समस्या नहीं आती है। लेकिन दो पर आते ही वो दो में बंटवारा हो जाता है, फिर चार होते ही फिर वो चार में बंटवारा हो जाता है। फिर ऐसे ही अगर उनके भी तीन तीन चार चार बच्चे हो जाएं, तो जो संपत्ति है आप देखें, जो अगर आय के साधन नहीं बढ़े हैं और संपत्ति नहीं बढ़ाई गई, तो बहुत विपन्नता की स्थिति पैदा हो जाती है। और जो पीर बख्श की जो समस्या शुरू होती है गरीबी की, वो शायद उसके पीछे यही एक समस्या व्याप्त है, जिसमें समझा जाता है कि बच्चे तो खुदा की नेमत है, या खुदा की बरकत है, या खुदा की बरकत का प्रतीक है। बच्चे जितने होंगे उतना ही ईश्वर की बरकत होगी। ऐसा जो एक मध्य युगीन एक विचार था हमारे समाज में, वो भी आज भी चल रहा है। और मुस्लिम जो परिवार हैं उसमें कुछ थोड़ी मात्रा में ये समस्या ज्यादा है। कहीं कहीं आप भारतीय हिंदू परिवारों में भी ऐसी समस्याएं देखते हैं। मैं ऐसा देखता हूं कि इसके पीछे जो तर्क है वो वास्तव में हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, वह तर्क है अशिक्षा का। जो भी शिक्षित परिवार है, चाहे वो मुस्लिम है, आप देखें बहुत मुस्लिम लोगों से मेरे संपर्क है, मैं देखता हूं कि जो बड़े शिक्षित हैं, बड़े डॉक्टर हैं, बड़े टीचर हैं, इंजीनियर बन चुके हैं, या बहुत अच्छा व्यवसाय करते हैं, तो आप देखें कि उनके घरों में भी जो बच्चे हैं उनकी संख्या सीमित होगी। लेकिन जहां जहां, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई और अन्य धर्म संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति अगर अशिक्षित है, तो आप देखेंगे कि उसमें उस परिवार में जो संख्या जो है वह बच्चों की अधिक होती है, और उसकी वजह से आय का जो साधन है वो समाप्त होता चला जाता है। महंगाई बढ़ रही है, और उसमें वो सभी को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, और एक अच्छा जीवन स्तर और व्यक्तित्व की या जीवन की जो गरिमा है उसको सुनिश्चित करना बड़ा कठिन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देश काल और वातावरण की बात करते हैं। यह कहानी स्वतंत्रता से पहले के निम्न मध्यम वर्ग के मुस्लिम परिवार के वातावरण का सजीव चित्रण करती है कि एक तो स्वतंत्रता से पहले क्या वातावरण था, फिर गरीब आदमी के घर में क्या वातावरण होता है, और फिर घर गरीब आदमी अगर मुस्लिम परिवार का है तो उसका वातावरण उसके घर का क्या है, उसको इसमें दर्शाया गया है। एक छोटी सी नौकरी करने वाले पीर बख्श का कर्ज लेना, देखिए हमारे सामाजिक वातावरण को किस तरह बताया गया है कि कर्ज लेता है व्यक्ति। और कपड़े और पर्दे पर पैबंद लगाना, आजादी से पहले जब गरीबी थी, मजबूरी थी और समस्याएं थी, तो कपड़े नए नए खरीदने की आदत नहीं होती थी लोगों में। वो कपड़ों पर कुछ टुकड़े चिंदियां लगा करके उनको पैबंद लगा दिया करते थे, यानी कि उस कपड़े वाले फटी हुई जगह पर एक और छोटा कपड़ा लगा करके उसको सील दिया जाता था। तो इस तरह पैबंद लगाना, घर के सामानों की गिरवी रखना, महिलाओं का अर्धनग्न स्थिति में दिखाई देना, तो ये परिवार की जो आर्थिक स्थिति है उसको भी बड़ी, उसकी दयनीयता को उभारा गया है। तो यहाँ पर आप देखें कि आर्थिक वातावरण जो है, एक सामान्य परिवार का, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का जो आर्थिक वातावरण है, उसको भी बहुत सुंदरता से इसमें उभारा गया है। और भारतीय समाज में जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो खानदान की शान और शौकत के झूठे दम्भपूर्ण वातावरण में जी रहे हैं, उस झूठे और दम्भपूर्ण वातावरण को भी इसमें जीवंत किया गया है। इसके साथ ही महिलाओं के प्रति संकीर्ण रवैया है, शिक्षा व्यवस्था के हालात है, परिवार नियोजन, मतलब
बच्चों की संख्या को सीमित रखने की स्थिति जो है, इसमें भी तत्कालीन जो भारत की आजादी से पहले का जो सामाजिक वातावरण है, उसको बड़ी सजीव तरीके से सामने रखा गया है। इसके अलावा गांव का या शहर का वो हिस्सा, वो कॉलोनी जो गरीबों की कॉलोनी है, उसका वातावरण कैसा, उसको भी बड़ा अच्छे से यहाँ दिखाया गया है। कमेटी के नल से पानी भर के लाना, नाली पर मक्खी और मच्छरों के बादल उमड़ना, धोबी की भट्टी की गंध का उड़ना, मोची और कुलियों की स्थिति। और इस तरह से आप देखें कि निम्न आय वर्ग के जो मोहल्ले होते हैं, उनकी दयनीय स्थिति, कितनी दयनीय होती है स्थिति, उसको यहाँ पर सामने लाने का प्रयास किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवाद, इस कहानी में संवाद बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम संवाद है। आप देखेंगे कि लेखक ने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा बोला है। अगर आप आकाशदीप कहानी के सामने इस कहानी को रखें तो आप देखेंगे कि आकाशदीप कहानी तो शुरू ही संवाद से होती है। बंदी, कौन, मुक्त होना चाहते हो, है ना। तो इस तरह से आप देखें कि संवाद जो है, कहानी कई बार संवाद से आगे बढ़ती है, लेकिन ये कहानी संवाद से अपने चरमोत्कर्ष तक तो पहुंचती है, लेकिन संवाद बहुत बाद में आते हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी में वर्णन जो है लेखक के द्वारा वो ज्यादा किया गया है। अधिकांश संवाद जो है वो कहानी के अंतिम भाग में ही हमें दिखाई पड़ते हैं, जहाँ आ, चौधरी पीर बख्श और पंजाबी खान के बीच का जो वाद विवाद है, या थोड़ी सी वो जो हो हल्ला है, हंगामा है, उसमें ही संवाद ज्यादा आए हैं। बाकी तो संवाद इसमें बहुत कमी है। लेकिन जो भी संवाद है वो पात्रों के अनुकूल है। अब देखें कि कर्ज में दबा हुआ पीर बख्श अपने संवाद उस तरीके से बोलता है, वो बहुत दयनीयता से बोलता है, दीनता से बोलता है। लेकिन पंजाबी खान क्योंकि अमीर है, वो कर्ज लेने वाला व्यक्ति है, तो बड़े गुस्से से बोलता है, क्रोध में बोलता है, गालियां भी देता है, ठीक है, खाल उतार लेने की बात करता है। तो पात्रों के मनोभावों के अनुकूल ये संवाद है। आगे बढ़ते हैं। संवाद आम बोलचाल की भाषा में प्रस्तुत किए गए हैं। बिल्कुल ऐसी ही भाषा है जैसी अ, कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में होने पर बोल सकता है, ठीक है। तो इसलिए बड़े स्वाभाविक हैं संवाद। भाषा शैली की बात करते हैं। अब कहानी यथार्थवादी है, जैसा मैंने पहले बताया कि इसमें समस्या को उजागर किया गया है, समस्या का समाधान नहीं बताया गया है, और वास्तविक समस्या यहाँ पर बताई गई है समाज की। और यथार्थवादी कहानी है। शैली इसकी वर्णन प्रधान है, संवाद ज्यादा नहीं है, ठीक है। संवाद प्रधान शैली नहीं है, वर्णन प्रधान है। मतलब लेखक ने अपनी तरफ से घटनाओं का वर्णन किया है, स्थिति का वर्णन किया है, वातावरण का वर्णन किया है, ठीक है। तो सभी प्रकार का वर्णन अधिक होने के कारण हम कह सकते हैं कि इसकी शैली वर्णन प्रधान है, ठीक है। और आप देखें कहानी में घटनाएं, परिस्थितियां और वातावरण जो कुछ आया है, उसका वर्णन करने में अधिक रुचि लेखक ने दिखाई है। अंतिम भाग में चलते हैं, और अंतिम भाग में देखें कि पीर बख्श और पंजाबी खान का जो वार्तालाप है और पर्दा खींचकर गिराने की जो घटना है, वो नाटकीय शैली में प्रस्तुत की गई है। मतलब उसका अभिनय कर सकते हो आप। सारी फिल्म का, सारी सारी इस कहानी का फिल्म की तरह से अभिनय नहीं किया जा सकता सारी कहानी का, क्योंकि इसमें घटनाएं बहुत कम है, ठीक है। लेकिन ये जो घटना है अंत वाली, इसमें जब वो वार्तालाप होता है, वाद विवाद होता है, हंगामा होता है, लाठी मारी जाती है, पर्दा खींच के गिरा दिया जाता है, महिलाओं का अर्धनग्न स्थिति में दिखाई देना होता है, लोगों का देखना होता है, वहां लोगों का हुजूम इकट्ठा हो जाना होता है। तो आप देखें कि वो जो है बड़ा नाटकीय शैली में प्रस्तुत किया गया है। और यूट्यूब पर ये पर्दा कहानी जो है, ये फिल्म के रूप में भी उपलब्ध है। अगर आप कभी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और ये जो अंतिम दृश्य है उस फिल्म में भी बड़ा मार्मिक है। थोड़ी सी गालियां वालियां हैं, आजकल तो वैसे गालियां सुनना बड़ा आसान, बहुत सहज हो गया है। जैसे ये वेब सीरीज वगैरह आई है, तो अब गालियां इतनी बुरी नहीं लगती हैं फिल्मों में सुनना। बहुत सारे लोग बहुत आसानी से गालियां घर के बीच में बैठ करके भी सुन लेते हैं। और थोड़ा सा वेब सीरीज ने आकर के चीजों को बदल दिया है। अब भाषा जो है वो उस तरह की गाली युक्त भाषा जो है वो प्रयोग की जाने लगी है। ये कहानी जो है पर्दा, इसकी भी फिल्म उपलब्ध है, यूट्यूब पर है। आप पर्दा यशपाल डाल के देखिएगा। उसमें भी कुछ कहानियां हैं, आप उसमें कुछ गालियां हैं, आप उन गालियों को थोड़ा सा नजरअंदाज कीजिएगा। लेकिन कहानी बहुत अच्छे गहरे भाव को व्यक्त करते हुए वहां प्रस्तुत की गई है, देखिएगा। कहानी में आरंभ से ही झूठी शान और शौकत के दिखावे पर व्यंग करते हुए व्यंग्यात्मक शैली का निर्वाह किया गया है। बीच बीच में बड़े व्यंग भी आए हैं, ठीक है। जैसे कहा गया है कि आजकल जो तालीम है वो तो माँ बाप पर खर्चे का बोझ ही डालती है, एक ये व्यंग्य है, ठीक है। शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग्य है। फिर एक बार ये कहा गया है कि बरकत जो है रुपए पैसे में नहीं होती है, बरकत तो बाल बच्चों के आ, पैदा होने पर होती है। तो ये भी एक व्यंग्य है। और इस तरह के कई सारे व्यंग्य
इस कहानी में बीच बीच में आते हैं, चाहे वो पर्दे से संबंधित हो, चाहे शान शौकत को बचाए रखने की बात हो, तो बहुत सारे व्यंग्य इसमें किए गए हैं। आप जैसे जैसे कहानी को पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ व्यंग्य किया गया है। तो कह सकते हैं कि समाज की जो सामाजिक समस्याएं हैं, चौधरी पीर बख्श की जो एक दृष्टिकोण है ना, झूठी शान शौकत के नजरिए से जो उसका दृष्टिकोण है, उस पर बड़ा व्यंग्य करते हुए कहानी लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी में तत्कालीन हिंदी भाषी जो मुस्लिम समाज है, हिंदी भाषी मुस्लिम समाज में जो भाषा, हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा जो है, उसका इसमें प्रयोग ज्यादा किया गया है। बहुत सारे उर्दू शब्दों का इसमें प्रयोग हुआ है। कुछ तत्सम हिंदी शब्द हैं और कुछ अंग्रेजी शब्द भी इसमें है, लेकिन ज्यादातर जो कहानी की जो शब्दावली है, उसमें उर्दू शब्द ज्यादा है। जैसे मैंने कुछ छांटे हैं इसमें आपके सामने रख दिए हैं मैंने। महकमे, तालीम, ओहदे, कुनबे, जनाजा, जनाना, नेचा, हुक्के को कहा गया है नेचा, वजीफा, मुदर्रिस मतलब शिक्षक, कमीन, वालदा, इंतकाल, आबरू, ये बहुत सारे शब्द हैं। और आप किसी शब्दकोश से इनके अर्थ भी जान सकते हैं। वैसे जब कहानी को पढ़ते हैं तो समझ में आता रहता है कि ये बात क्या कहना चाहते हैं। अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं जैसे एंट्रेंस, मिडिल पास, डिप्टी कलेक्टरी। तत्सम निश्च शब्द भी हैं, निस्सत्व, जीर्ण, रक्त, आघात, निर्जीव, नग्नता, ग्लानि, अवलंब। ठीक है, तो आप देखें शब्दावली तो सभी तरह प्रकार की है, लेकिन उर्दू पर ज्यादा जोर है। कहा क्योंकि कहानी मुस्लिम परिवार से जुड़ती है, मुस्लिम वातावरण को ध्यान में रख करके लिखी गई है, इसीलिए सहज में ही लेखक ने कहानी में जो शब्दावली जो चयन किया है वो उर्दू शब्दावली का अधिक चयन किया है। कुछ मुहावरे भी हैं इसमें, जैसे आंखें मूंद लेना, गोद भर जाना, रुपए के बारे आने मिलना। तो कुछ मुहावरे भी देखने को मिलते हैं, जिससे भाषा की जो प्रभावोत्पादकता है वो बढ़ जाती है। कहानी में पात्रानुकूल भाषा है। पात्रानुकूल भाषा है का मतलब वही संवाद की बात हो रही है कि किस तरह का पात्र किस तरह की भाषा बोलता है। और यहाँ एक बहुत अच्छा एक प्रयोग इन्होंने किया है कि जो पंजाबी खान है वो पठानी अंदाज में बोलता है। तो जो सामान्य भाषा है उसका प्रयोग नहीं करके उसका एक लहजा, जो पठानी लहजा है, उसको वो बोलता है और वो कहता है, अम वतन छोड़ के परदेश में पड़ा है, तुम अम को बीबी का गहना दो, बर्तन दो, कुछ भी दो, अम ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जिस तरह से पठान लोग बोलते हैं उसी को अनुकरण करते हुए, अगर आपने जंजीर फिल्म देखी है अमिताभ बच्चन की, तो उसमें प्राण ने उनके एक पठानी यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी एक गाना है, अगर वो फिल्म देखें तो आप उसमें जो लहजा है पूरा, वो यही लहजा है, जिसमें हिंदी बोलते हुए भी व्यक्ति इस तरह से बोलता है जैसे उसमें पठानी प्रभाव आ गया हो, पठानी संस्कृति का प्रभाव आ गया हो। ठीक है, चलिए उद्देश्य की बात करते हैं। हालांकि इस कहानी को बताते बताते सारे उद्देश्य स्पष्ट हो गए हैं, लेकिन फिर भी उद्देश्य के बिंदु में हम इसको अलग से पढ़ लेते हैं। लेखक ने कहानी के माध्यम से झूठा दिखावा करने, मेहनत के काम को छोटा समझने, हेय समझने और आर्थिक संपन्नता को बहुत बड़ा मूल्य समझने के जो सामंती मूल्य है उनका विरोध किया है। सामंती मूल्य का मतलब है जो राजा महाराजाओं के जमाने के मूल्य हैं, आज उनका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन ऐसी सोच, सामंती मूल्य का मतलब है राजा महाराजाओं के जमाने की सोच, मध्यकालीन सोच को आज भी कुछ लोग अपनाए हुए हैं। ऐसे लोगों की ऐसी मानसिकता पर आघात किया गया है, व्यंग्य किया गया है, उसका विरोध किया गया है। भारतीय समाज में स्त्रियों के प्रति संकीर्ण रवैया रखने, ठीक है, जैसे इसमें एक आया भी है कि घर की औरतों को कभी किसी ने गली में देखा ही नहीं था। ठीक है, आप देखें। और फिर एक पैराग्राफ है लगभग इस बात का कि महिलाओं को किस तरह से अंदर कैद कर दिया गया है। तो स्त्रियों के प्रति संकीर्ण रवैया रखा जाता है। और परिवार में बच्चों के जन्म को खुदा की बरकत से जोड़ने, जिसमें एक वाक्य मैंने यहाँ लिख दिया है कि खुदा की बरकत होती है तो रुपए पैसे की शक्ल में नहीं, आस औलाद की शक्ल में होती है। ये एक व्यंग्य के रूप में लिखी गई बात है। ऐसी सोच पर, ऐसी दृष्टिकोण पर गहरा व्यंग्य किया गया है। तो स्त्रियों और बच्चों के जन्म को ईश्वर की बरकत समझना और स्त्रियों को घर में छुपा कर रखने की जो ये संकीर्ण नजरिया है उस पर व्यंग्य किया गया है। इसी क्रम में भारतीय शिक्षा व्यवस्था के रोजगार उन्मुखी न होने पर भी व्यंग्य किया गया है। कहा है लेखक ने कि आजकल की तालीम माँ बाप पर खर्च के बोझ के सिवा और है ही क्या। ठीक है, तो आजकल की जो तालीम है माँ बाप का खर्चा होता है, लेकिन उससे कुछ पैदा नहीं होता। वो एजुकेशन बच्चों को एजुकेट नहीं कर पा रही है। ठीक है, एजुकेट कर पा रही होती तो विद्यार्थी फ्री की क्लास से इतनी कम संख्या में नहीं जुड़ते जितनी संख्या में आज हमारी क्लास में विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। क्योंकि वो वास्तव में शिक्षा जो है वो ये नहीं है कि आपको डिग्री मिल जाए किसी चीज की। शिक्षा ये है कि वास्तव में आपने जो पढ़ा है उसे आपने अपने जीवन में उतारा है या नहीं उतारा है, या आप उतने सक्षम हैं कि नहीं कि आप उस शिक्षा के माध्यम से कहीं
कोई 2 रुपए का रोजगार प्राप्त कर सके। आज आप देखें कि डिग्रियां तो बीए की बहुत लोगों के पास हैं, एमए की डिग्रियां किए हुए, पीएचडी की डिग्रियां किए हुए, लेकिन आप देखें कि बहुत लोगों को सफाई कर्मचारी के लिए जब पद निकलता है तो उसमें वो फॉर्म भरते हैं। पीएचडी होल्डर, तो आप समझें कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो व्यक्ति को रोजगारोन्मुखी नहीं बना पा रही है ना, रोजगार की एक दृष्टि उनमें पैदा नहीं कर पा रही है। बस डिग्री प्राप्त करना, कुछ लोग आपने देखा होगा कि कॉलेज में इसलिए एडमिशन ले लेते हैं और कहीं और कोचिंग के एडमिशन ले लेते हैं, कहीं और किसी और चीज में एडमिशन ले लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कॉलेज में जाने से की जरूरत ही नहीं है, या उसके बिना भी हमें डिग्री मिल जाएगी। तो इस तरह से एक जो शिक्षा के प्रति एक सकारात्मक रवैया है वह पैदा नहीं कर पाई है हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था आज तक। तो ये समस्या भी इसमें बताई गई है। साथ ही कहानी में जो सामाजिक जीवन में व्याप्त अंतर विरोधों को चित्रित करते हुए निम्न आय वर्ग द्वारा पुश्तैनी मान सम्मान को बनाए रखने के कारण और अधिक विपन्न होते चले जाने की विडंबना को भी उजागर किया गया है, कि आदमी झूठी शान को बचाए रखने के लिए और गरीब और गरीब और गरीब होता चला जाता है। ऐसा हवा बना देते हैं कि हमारे पास तो खूब पैसा है। जब ये हवा बन गया कि इस व्यक्ति के पास खूब पैसा है, तो अब वो ठेला क्यों चलाएगा, अब वो छोटा काम क्यों करेगा, अब वो कहीं मेहनत मजदूरी क्यों करेगा। वो तो इसी ठसक में आएगा, घर में घुसेगा, मोहल्ले में इसी तरह से दिखाई देगा कि सब उसको सलाम करें, सब उसको मुंशी जी कहें, सब उसको चौधरी साहब कह के सलाम करें। तो जब आपने अपने आप को इसी तरह से प्रदर्शित किया है, तो अब आप फिर कोई छोटा काम करेंगे तो आपको शर्म, और वो शर्म जो है वो आपको और ज्यादा गरीबी के दलदल में ले जाती है, आप कभी उस गरीबी से उबर नहीं पाते हैं। तो ऐसी ऐसी अनेक जो हमारे मध्यम वर्गीय समाज की जो समस्याएं हैं उनको उजागर करने वाली ये कहानी पर्दा इसका नाम है। और ये पर्दा जो है, ये झूठी शान और शौकत का पर्दा कहानी के अंत में गिर जाता है, और ऐसे ही हजारों हजार लोगों के जीवन में भी यह पर्दा जो झूठी शान और शौकत का है वो कभी न कभी गिर ही जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कहानी को यहाँ समाप्त करते हैं। शुक्रिया।